नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल जस्ट लर्न में और मैं सूरी आपका दिल से इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, जैसा कि सीरीज चल रही है जो कि हमारा एमपीपीएससी 2020 के बाद जो सिलेबस चेंज हो गया है उसका सिलेबस हम डिस्कस कर रहे हैं कि क्या सिलेबस में है और हमें कितना इम्पॉर्टेंट है। ये दिमाग में रखना, याद रखना कि सिलेबस का हर एक पॉइंट हमें पूरी तरह से याद होना चाहिए। क्यों याद होना चाहिए ये मैंने आपको पहले वीडियो में ही बताया था। जब पेपर डिस्कशन का पहला वीडियो बनाया था मैंने हिस्ट्री का पेपर फर्स्ट का, तभी बताया था कि आपको सिलेबस हर पॉइंट, सिलेबस का हर यूनिट का हर पॉइंट इसलिए पता होना चाहिए कि अगर आप कहीं भी कोई भी न्यूज़पेपर या बुक पढ़ रहे हो तो आपको दिमाग में ये रहे कि इस चीज़ को मैं पढ़ रहा हूँ तो ये सिलेबस में है। तुरंत आप उस चीज़ को नोटिस करें, पॉइंट करें और उसको राइट डाउन करें, जिसके लिए वो आपके लिए बहुत अच्छे नंबर गेन करने में सहायक हो सकता है। फाइन, तो चलिए बिना किसी विलंब के अब हम डिस्कशन शुरू करते हैं। आज जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज पेपर 2 का पार्ट फर्स्ट जो कि कॉन्स्टिट्यूशन या पॉलिटिकल इन सब चीज़ों से जुड़ा हुआ आज का पेपर है, सेकंड पेपर का पार्ट फर्स्ट। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। शुरू करने से पहले मैं आपसे एक दरख्वास्त करना चाहूँगा कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और साथ में आप अपने कमेंट्स हमें दे सकते हैं। आप अपने व्यूज़, अपने ओपिनियन क्या चाहिए आप बेसिकली बेहिचक हमसे बोले, हम उस चीज़ को आपको उपलब्ध करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं ये सेशन। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सेकंड पेपर का फर्स्ट पार्ट आज हम डिस्कस करेंगे, जिसका जो टॉपिक है वह है कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन शासन व्यवस्था यानी जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट है, पॉलिटिकल और प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स, ये सब आपके पेपर 2 में मिलेगा इस बार पढ़ने को, जो 2020 का सिलेबस चेंज हुआ है उसके अनुसार। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं ये है सिलेबस में। तो आपकी जो पहली यूनिट है वो क्या कह रही है कि भारतीय संविधान के बारे में आपको बताना है कि भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, उसकी विशेषताएं क्या है, उसका मूल ढांचा क्या है और उसमें कौन कौन से प्रमुख संशोधन यानी अमेंडमेंट किए गए, मेजर अमेंडमेंट कौन कौन से हम कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें अमूमन जो मैक्सिमम पूछा जाता है वो कॉन्स्टिट्यूशन 42 में एंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 44 में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। 42 में को तो इतना ज़्यादा फेमस हो गया है कि इसे लघु संविधान की संज्ञा भी दी जाती है। 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में इतनी सारी चीज़ें, हमारे जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें बदलाव किए गए, तो इसलिए जो अमेंडमेंट है 42 में उसे लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है। फाइन, ये एक छोटा सा फैक्ट मेरे दिमाग में आया तो मैंने आपको शेयर किया। तो ठीक है, तो ये भारतीय संविधान का जो निर्माण हुआ, विशेषताएं क्या है, मूल ढांचा एवं प्रमुख संशोधन, ये सब चीज़ें हमें पढ़नी है। तो मैं बुक रिकमेंड कर चुका हूँ, जो यूपीएससी के लिए मैंने बुक रिकमेंड की है, तो वही सभी बुक्स आप एक बेसिक नॉलेज, एक बेसिक ज्ञान को, अपना जो ज्ञान है उसको बढ़ावा और अधिक बढ़ाना है आपको और अच्छा करना है उसे, तो आप उन्हीं बुक को प्रेफर कर सकते हैं इसके लिए भी। ठीक है, तो ये भारतीय संविधान का पहला है। उसके बाद वैचारिक तत्व यानी उद्देश्य का यानी प्रेम्बल, राइट्स, डीपीएसपी और मूल कर्तव्य यानी ड्यूटीज़। तो ये सब चीज़ें मूल चीज़ें हैं जो कि वैचारिक तत्व में आती हैं। तो ये सब चीज़ें आपको पढ़ना है। उद्देश्य का पूछ लेता है, उद्देश्य का में कौन सी स्वतंत्रता की बात की है, कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है, तो ये सब चीज़ें बात की हैं। तो देश का जो मूल उद्देश्य का मूल तत्व क्या है, ये सब क्वेश्चन इसमें फ्रेम होते हैं। मूल अधिकार पता ही है आपको, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी, मूल कर्तव्य यानी जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती हैं वो सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, रट्टी होनी चाहिए। खासकर राइट्स और ड्यूटीज़, तो जो 11 ड्यूटीज़ हैं और 12 से 35 तक हैं आपके जो राइट्स हैं, ये सब तो रटे होने चाहिए आपको। डीपीएसपी भी आपको मुँह बोले आने चाहिए। ये सीधा सीधा सिंपल पूछ लेता है
इसमें से जो डीपीएसपी से क्वेश्चन बनते हैं कि इनमें गांधी विचारक तत्व कौन कौन से हैं, या समाज के बढ़ावा देने के उद्देश्य से कौन कौन से तत्व इसमें समाहित हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं डीपीएसपी से, तो याद रखिएगा। तो ये आपका हुआ एक। फिर संघवाद केंद्र है, राज्य संबंध, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, न्यायिक पुनरावलोकन, फिर न्यायिक सक्रियता, लोक अदालत, जनहित याचिका। तो ये सब एक टॉपिक हुआ आपका जो आपको पढ़ना है कि राज्य संबंध, केंद्र और राज्य का संबंध कैसा है, क्या उचित है क्या अनुचित है, ऐसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। फिर उच्चतम न्यायालय की प्रासंगिकता बताइए, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए, या संबंध बताइए, या फिर क्या समानता है ये बताइए। फिर न्यायिक पुनरावलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू की बात कर रहा है वो। फिर न्यायिक सक्रियता का जनक किसे कहते हैं, 1 नंबर का क्वेश्चन बन गया आपका। जो 3 नंबर का क्वेश्चन आता है वो बन गया आपका। फिर न्यायिक सक्रियता जुडिशियल एक्टिविज्म बोलते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। लोक अदालत क्या होती है, जनहित याचिका क्या होती है, कौन लगा सकता है, कितने दिन के भीतर इसमें सुनवाई होती है। तो ये सब कुछ आपको पढ़ना है। फाइन। और काफ़ी बेसिक चीज़ें हैं। अगर आप मेंस लिख रहे हैं, अगर आप मेंस लिखने के लिए मेच्योर हो चुके हैं, तो डेफिनेटली आप सबको पता होगा ये सब चीज़ें। ठीक है। फिर सेकंड यूनिट में क्या बात कर रहा है वो। फिर आपका भारतीय निर्वाचन आयोग, कैग हो गया आपका, यूपीएससी हो गया, मध्य प्रदेश लोक सेवा हो गया, और नीति आयोग हो गया। इन सब चीज़ों के बारे में, कब बने, कैसे बने, स्ट्रक्चर कैसा है, कौन से सदस्य होते हैं, कौन से मेंबर्स नहीं होते, इनका क्या औचित्य है हमारे देश के कानून व्यवस्था या हमारे जो विधान है हमारे देश का, उसके परिप्रेक्ष्य में इनका क्या उचित होना, इनका होना उचित है या अनुचित है। ये सब चीज़ें क्वेश्चन फ्रेम्स होते हैं इसमें, सिंपल से। और डायरेक्टली क्वेश्चन फ्रेम होते हैं कि भारतीय निर्वाचन जो आयोग है उसका संरचना बताइए, या फिर उसके कार्य बताइए, या उनका उनमें क्या सुधार किए गए अभी तक। ऐसे कैग है, कैग का इतिहास बताइए, कैग का वर्तमान परिप्रेक्ष्य में क्या औचित्य है। तो ये सब क्वेश्चन आपके क्रिएट होते हैं या फ्रेम होते हैं, डिजाइन किए जाते हैं। उसके बाद आपका भारतीय राजनीति में जाति, धर्म, वर्ग, निर्जातीयता, भाषा एवं लिंग की भूमिका। भारतीय राजनीति में राजनीतिक दल का मतदान व्यवहार, सिविल सोसाइटी एवं जन आंदोलन, राष्ट्रीय अखंडता एवं सुरक्षा से जुड़े मुद्दे। तो ये सब चीज़ें, ये सब जो संदर्भ हैं आपको पढ़ने होंगे। भारतीय राजनीति में जाति, धर्म एवं निर्जातीयता एक ये हो गया। फिर भाषा एवं लिंग की भूमिका, भारतीय राजनीति में राजनीतिक दल एवं मतदान व्यवहार, सिविल सोसाइटी एवं जन आंदोलन, राष्ट्रीय अखंडता एवं या सुरक्षा से जुड़े मुद्दे। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपको काफ़ी गंभीरता से पढ़ना पड़ेगा। और सेकंड, इन सब टॉपिक पर आपको पढ़ने के लिए एक ज़रूरी बात बोलना चाहूँगा, इन सब टॉपिक पढ़ने के लिए आपको करंट के मुद्दों से वाकिफ़ होना होगा। इन सब क्वेश्चंस का आंसर जब आप फ्रेम करेंगे तो करंट के मुद्दे जो चल रहे हैं उनको अगर आप इसमें पुट कर देंगे तो जो आपका आंसर होगा वो थोड़ा अलग ही दिखेगा। जिसे कॉपी चेक करने वाला जो होगा ना, उसे एक अट्रैक्शन मिलेगा, वो फिर आपको उससे नंबर ज़्यादा गेन होंगे। तो समझ में आया ना। तो ऐसे जो टॉपिक हैं, इसे बोल रहा हूँ, बार बार बोलता हूँ कि सिलेबस जो है आपको रटा होना चाहिए, जिससे आपको जो कहीं आप पढ़ें तो आपको इस चीज़ का ध्यान रहे कि हाँ हमारे सिलेबस में है, हमको ये इस चीज़ को नोट डाउन करना है। तो उस चीज़ को अगर अब आप आंसर में पुट करेंगे तो आपका आंसर थोड़ा अलग हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। यूनिट थर्ड की बात करते हैं। यूनिट थर्ड में क्या बात कही है देखते हैं। यूनिट थर्ड में देखिए, यूनिट थर्ड में फिर संविधान के 73वें व 74वें संशोधन के संदर्भ में जन भागीदारी एवं स्थानीय शासन, यानी जो हमारे संविधान में भाग 9 जोड़ा है, उसमें जो आर्टिकल सब आर्टिकल्स हैं वो सब आपको पता होना चाहिए। यानी 73 में जो पंचायती राज से जुड़ा हुआ है, 74 में नगरीय निकायों से जुड़ा हुआ है। तो इनके संदर्भ में जन भागीदारी यानी लोगों की क्या भागीदारी हुई है, क्या जो पहले जो था संविधान हमारा, उसमें और अभी तक में जो जन भागीदारी है उनका कैसा और कितना महत्व है। उसके बाद स्थानीय शासन यानी जो लोकल बॉडीज़ होती हैं उनका हमारे देश के संविधान या देश को मजबूत बनाने में क्या रोल है, क्या भूमिका रही है,
और इनकी स्ट्रक्चर बनाया सकता है कि जो ग्राम पंचायत है उनका स्ट्रक्चर बताइए या जिला पंचायत है उनका स्ट्रक्चर। तो ऐसा आपको आंसर फ्रेम करना होगा जैसा क्वेश्चन क्रिएट होगा। फाइन। उसके बाद जवाबदेही एवं अधिकार, प्रतिस्पर्धा आयोग, उपभोक्ता फोरम, सूचना आयोग, महिला आयोग, मानवाधिकार आयोग, SC ST OBC आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग। तो इन सब चीज़ जो आयोग हैं तो इन आयोग में क्या पढ़ना होगा आपको कि आयोग का पूरा स्ट्रक्चर्स, इसमें कौन मेंबर्स होते हैं और साथ साथ इनका जो कार्य है वो बताना होगा। उसके बाद इनका क्या औचित्य है, इनका होने का क्या अर्थ है, ये है। तो देश के संविधान या देश में जो समानता है वो किस प्रकार बरकरार रह सकती है, तो इन सब संदर्भ पर क्वेश्चन क्रिएट होते हैं, तो ये भी आपको याद रखना होगा। उसके बाद लोकतंत्र की विशेषताएं, तो लोकतंत्र की विशेषताएं में आपको क्या पढ़ना होगा, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, निर्णय प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी, ये लोकतंत्र की विशेषता में है। यानी राजनीतिक प्रतिनिधित्व में राजनीति में जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनका क्या योगदान है, क्या रोल है उनका देश की विधान को चलाने में क्या योगदान हो सकता है, क्या प्रासंगिकता है। तो ये क्वेश्चन ऐसे क्रिएट हो सकते हैं। फिर ये निर्णय प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी, तो निर्णय प्रक्रिया मतलब जो डिसीजन ले जाते हैं तो क्या उन डिसीजंस में या उन डिसीजंस को बदलने का अधिकार या उनमें बदलाव लाने का अधिकार क्या जनता के पास है, क्या नागरिक उसमें बदलाव ना चाहते हैं तो क्या उसमें भागीदार बन सकते हैं। तो ऐसे सब क्वेश्चन आपके क्रिएट होंगे, तो इस चीज़ के लिए भी तैयार रहिए आप। फिर CBO यानी जो सामुदायिक आधारित संगठन होते हैं, गैर सरकारी NGOs होते हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, ये इन्हें कम्युनिटी बेस ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। फिर स्वसहायता सेल्फ हेल्प ग्रुप SHG, तो इनका औचित्य, इनका उपयोग बोल सकते हैं या इनका महत्व बोलेंगे, इनका उद्देश्य क्या है, इनके बनाने के पीछे सरकार की क्या रणनीतियाँ रही हैं, क्या नीतियाँ रही हैं, वर्तमान में इनका क्या उद्देश्य है, क्या औचित्य है, क्या प्रासंगिकता है, इनके होने से क्या देश की तरक्की में भागीदारी में ये साथ देते हैं या भागीदार हैं। तो ऐसे आपके क्वेश्चन क्रिएट होंगे, ठीक है। तो मैं सिर्फ आपको टॉपिक में डिटेल बता रहा हूँ कि क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, टॉपिक में आपको पढ़ना क्या है, ठीक है। उसके बाद मीडिया की भूमिका एवं समस्याएं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट, सोशल मीडिया। जहाँ तक कि आप देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का या मीडिया का क्या भूमिका है देश की जन भागीदारी में, इनका क्या रोल है, इनके क्या समस्याएं हैं, इनके लाभ हानि, गुण अवगुण, एक निगेटिविटी बताना है, पॉजिटिविटी बताना है, इनके होने ना होने से क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये सब चीज़ें आपको इसमें पढ़ना है, ठीक है। फिर बात करते हैं ये वाला पार्ट, इकाई 4 यानी यूनिट 4 की बात करते हैं। तो इस यूनिट में बात किया जाए तो बता दूं कि 2019 तक जो आपका सिलेबस था, 19 में जो इसमें जो क्या हुआ था, भारतीय राजनीतिक विचारक, तो जो चिंतन की बात कर रहा है, चिंतक जो विचारक हैं, तो ये विचारक जो टॉपिक था वो था आपके 4th पेपर एथिक्स वाले में। एथिक्स अभी भी है पेपर आपका 4th वाला, पर 2019 तक के सिलेबस में जो विचारक होते थे ना वो सिर्फ 4th पेपर एथिक्स में होते थे। ध्यान सुनिएगा, 4th पेपर एथिक्स में हुआ करते थे, बट 2020 का जो सिलेबस चेंज हुआ उसमें कुछ इथिकर्स को थर्ड कहता हूँ, सेकंड पेपर के फर्स्ट पार्ट में डाल दिया गया, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो इस बार आपको सेकंड पेपर में ये जो थिंकर्स हैं ये यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो कौन कौन से हमें थिंकर्स पढ़ने होंगे, उसमें कौटिल्य, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, रामानंद लोहिया, भीमराव, दीनदयाल उपाध्याय, जयप्रकाश नारायण। तो ये हैं, सिर्फ इतने ही, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कि आपको दिमाग में आए या आपके दिमाग में ये ऐसा प्रतीत हो इनके अलावा भी कोई थिंकर्स ना जाए, तो ऐसा कुछ नहीं है। जितना सिलेबस में आपके प्रश्न सिर्फ वहीं से बनेंगे, ठीक है। तो कौटिल्य, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अम्बेडकर, पटेल, मनोहर अम्बेडकर, उपाध्याय और नारायण, तो ये सभी हैं। तो इनका पूरा आपको बायोग्राफी इनकी पढ़नी है पूरी। बुक्स अवेलेबल हैं मार्केट में, नोट्स भी अवेलेबल हैं, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो इन सब टॉपिक्स पे आपको देखना है
और इतने जो थिंकर्स हैं उनको अच्छे से स्टडी करना है। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं। यूनिट 5 की बात करें तो प्रशासन एवं प्रबंधन यानी एडमिनिस्ट्रेशन एवं उसका मैनेजमेंट। तो इसका अर्थ क्या होता है, इनका नेचर क्या होता है, इनका क्या औचित्य या महत्व है। विकसित एवं विकासशील देश समाजों में लोक प्रशासन की भूमिका एक विषय के रूप में लोक प्रशासन करने के नवीन लोक प्रशासन के सिद्धांत। तो एक बात बोलना चाहूँगा कि जो एडमिनिस्ट्रेशन वाला लोक प्रशासन में आ गया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो जब 2014 के पहले का जो सिलेबस हुआ करता था उसमें सब्जेक्ट लिया जाता था, सब्जेक्टिव वाइज होता था। जिस तरह यूपीएससी का पेपर अभी होता है, कोई 2 सब्जेक्ट चूज़ करने पड़ते ना, उसी तरह पहले एमपीपीएससी में भी सब्जेक्ट चूज करने पड़ते थे, चुनना पड़ता था। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन उन सब्जेक्टों में से एक था। पर अब 2020 के सिलेबस में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कुछ पार्ट सेकंड पेपर के फर्स्ट पार्ट में रख दिया गया है। क्लियर हुआ? तो ये थोड़ा सा जो नए बच्चे हैं उनको थोड़ा सा इस चीज़ को पढ़ने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है, बट अच्छा सब्जेक्ट है। आप इसे पढ़ने के बाद जब आप सिस्टम में पहुंचेंगे तो आपको काम करने में बड़ी सहूलियत महसूस होगी। ठीक है, तो प्रशासन एवं प्रबंधन यानी एडमिनिस्ट्रेशन एंड उसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं, इनका क्या अर्थ होता है, इनका क्या रोल है एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन को तैयार करने में, एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन को लाने में, बनाने में। तो इन सब चीज़ों को आपको पढ़ना है। नवीन लोक प्रशासन के सिद्धांत, जो इनके जो प्रिंसिपल्स हैं वो आपको पढ़ने होंगे। और सीधे प्रश्न बनेंगे, मैं सिंपली आपको बताऊँ, जो भी प्रश्न बनेंगे आपके सीधे प्रश्न बनेंगे। ये मत सोचिएगा क्वेश्चन कैसे घुमा के पूछा सकता, नहीं। एमपीपीएससी अभी इतना एडवांस नहीं हुआ है हमारे यूपीएससी की तरह कि इतना बोल्ड और ऐसे क्वेश्चन पूछ दें कि हमारा दिमाग क्वेश्चन को देखकर चकरा जाए। ठीक है, तो जो प्रश्न है वो सिंपल, जैसा आप बुक्स में आप जिस बुक को भी प्रेफर करेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, वैसे भी टॉपिक वाइज बहुत सारी नोट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, नोट्स हैं, बुक्स हैं, तो आप उसे देख सकते हैं। और कौन सी वो मैं बाद में आपको सजेस्ट कर दूंगा टॉपिक वाइज पूरा, कि कौन सी बुक, कौन से नोट्स आपको कहाँ के किस इंस्टीट्यूट के आपको अच्छे रहेंगे, जिसको पढ़ने में आपको सहूलियत हो, समझ में आए आपको आसानी से, कम समय में जल्दी समझ में आए। ठीक है, उसके बाद अवधारणाएं हैं कि शक्ति, सत्ता, प्राधिकारी, उत्तरदायित्व एवं प्रत्यायोजन, डिलीगेशंस। तो ये जो कुछ अवधारणाएं हैं ये भी आपको नोट्स में काफ़ी अच्छे से मिल जाएगा पढ़ने को। ठीक है, तो बुक्स भी अवेलेबल हैं, तो ये सब चीज़ें आपको वहाँ पढ़ने को मिलेगी। पर फिर से बोल रहा हूँ कि ये जो चीज़ें हैं, ये टॉपिक के अंदर की जो चीज़ें हैं यूनिट के अंदर, ये सब आपको याद होनी चाहिए, रटी होनी चाहिए एकदम से। दिन भर में आप अगर 8 घंटे पढ़ते हैं तो 15 मिनट तो आप सिर्फ सिलेबस को बैठ कर देखो कि इसमें कौन कौन सी चीज़ मैंने पढ़ी, अभी कौन सी चीज़ पढ़ना है, या कौन सी चीज़ हमारे दिमाग में है या नहीं है। कि अगर हम कहीं कुछ पढ़ रहे हैं तो हमारे दिमाग में तुरंत आना चाहिए ये चीज़ हमें वहाँ पढ़नी है, इस चीज़ को हमें वहाँ पर लगानी है। ठीक है, तो चलिए अब आगे देख लेते हैं। उसके बाद संगठन के सिद्धांत, पद्धति, सोपान, नियंत्रण का क्षेत्र, आदेश की एकता। तो ये सब चीज़ें आपको इस टॉपिक में भी पढ़ने को मिलेगा। साथ में लोक प्रशासन के नवीन आयाम, परिवर्तन का प्रबंधन एवं विकास प्रशासन। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के नवीन जो आयाम बनेंगे, परिवर्तन का प्रबंधन एवं विकास प्रशासन, ये सब चीज़ें आपको पढ़ना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए, तो ये हुआ आपका यूनिट 5 कंप्लीट, जिसमें आपको एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में आपको पढ़ना होगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे देख लेते हैं। तो ये था आपका सेकंड पेपर का पार्ट फर्स्ट, जिसमें आपको कॉन्स्टिट्यूशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या थिंकर्स के बारे में आपको सब कुछ पढ़ना है। और बुक और साथ में आपको जो नोट्स होंगे वो मैं आपको जल्द से जल्द सजेस्ट कर दूंगा, जिससे आपको पढ़ने में सहूलियत हो और आप काफ़ी सरल तरीके से उस चीज़ को पढ़ सकें। तो फिर सेकंड पेपर के सेकंड पार्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए और आगे बढ़ने के हर रास्ते को
सरल बनाते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।